नमस्कार, मेरा नाम देवाशीष स्वाई है। इस चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूँ। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल सीरीज़ का पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिसिटी क्या है और ये काम कैसे करता है, और पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार का होते हैं और इसके रिलेटेड जितने भी टर्म हैं जैसे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, चार्जेस, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, करेंट और रेजिस्टेंस। अभी ये पार्ट 3 है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट और इसका कंपोनेंट्स जो होते हैं और इसका जो टाइप होते हैं, कितने प्रकार का इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कितने प्रकार का होते हैं, ये इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारा रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमारा ज़रूरत क्या है। सपोज अंधेरा है तो हमको उजाला करना है, तो वहाँ पे हमको एक इलेक्ट्रिक बल्ब का सपोज ज़रूरत पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए हमें कोई पावर सोर्स ये करना पड़ेगा ताकि जो इलेक्ट्रिक लोड है वो चल पाए, मतलब जो इलेक्ट्रिक बल्ब है हमारा उसको पावर दे सके, तो वो काम करेगा पावर सोर्स, राइट। तो पावर सोर्स एक ज़रूरत होगा और लोड हो गया अपना इलेक्ट्रिक बल्ब। ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक बल्ब ही हो, यहाँ पे फैन भी हो सकता है, हीटर भी हो सकता है और टीवी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है और बदले में हमें कुछ आउटपुट देता है। जैसे कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हीटर वैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम हीटर को देते हैं और वो हमें हीट प्रोड्यूस करके देता है, राइट। तो हमें अगर लाइट चाहिए तो हमें एक बल्ब लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो वो इलेक्ट्रिक बल्ब को सप्लाई कौन देगा, एक पावर सप्लाई, एक सोर्स होना चाहिए जो सप्लाई प्रोवाइड करे लोड को। तो लोड से सॉरी जो पावर सोर्स से लोड तक जो कनेक्शन है उसको देने के लिए हमको कनेक्टिंग वायर लगेंगे, जो पावर सोर्स से लोड तक लेके आएगा सप्लाई को, राइट। तो इस प्रकार से हमारा जो पावर सोर्स है वो लोड से कनेक्ट हो गया और एक लोड से रिटर्न ये अपना हो गया लोड, ये हो गया पावर सोर्स, और ये जो कनेक्ट कर रहे हैं ये हो गया इसका कनेक्टिंग वायर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये कंटिन्यू जब तक पावर सोर्स में पावर है तब तक ये लोड जो है ये चलता रहेगा। लेकिन हमें तो वैसा नहीं चाहिए था, हमें कैसा चाहिए था कि हम हमारे मर्जी से इसको ऑन करना है, ये लाइट को या ये फैन को या ये हीटर को हमारे मर्जी से ऑन होना चाहिए, हमारे मर्जी से ऑफ होना चाहिए, जबकि ये अभी कंटिन्यू ऑन ही रहेगा क्योंकि हमने इस प्रकार से जोड़ दिया। तो और उसको कनेक्ट डिस्कनेक्ट, अभी ये केबल को अगर हम कट करेंगे तो ये लोड जाके बंद होगा। तो ये हमको इजीली कट भी होना चाहिए सेफली और फिर वो लगना चाहिए। ये काम करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया स्विच को, ठीक है। स्विच वो डिवाइस है जो सर्किट का जो पाथ है उसको कट करता है और फिर जोड़ भी देता है, तो वो काम करता है स्विच। तो इसकी वजह से क्या होगा, अभी हमारा जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई का करंट ये ऐसे होके इधर से होके लोड से होते हुए फिर रिटर्न पावर सोर्स को आ जाएंगे, राइट। ये इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो डायरेक्शन है ऐसा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हम इलेक्ट्रॉन फ्लो का ऑपोजिट मानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ होता है। ओके, ऐसे लोड के तरफ जाएगा और ऐसे होते हुए ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, फ्लो डायरेक्शन। तो ऐसे होते हुए फिर पॉजिटिव तक पहुंच जाएगा। जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, क्योंकि पहले क्या हुआ था, पहले ये मान के चल रहे थे कि जो करंट का जो फ्लो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। लेकिन जब मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी आया तो उससे पता चला कि नहीं, प्रोटॉन जो है वो हमेशा न्यूक्लियस में फिक्स है, वो रहता है, वो फ्लो नहीं करता है कंडक्टिंग वायर में। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर सकता है और फ्लो करता ही है। तो पहले से हम जो मान के आ रहे थे कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट का फ्लो होता है उसको हम वैसे ही रहने दिया, तो इसलिए उसको बोलते हैं कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, पॉजिटिव से नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है नेगेटिव से पॉजिटिव है।
समझ में आया? यहाँ पे हमने पावर सोर्स से लोड तक सप्लाई लिया, किसके थ्रू? एक स्विच के थ्रू, और स्विच के बाद लोड को मिला और लोड से रिटर्न फिर पावर सोर्स को आया। इस प्रकार से हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ और ये लोड हमारा जब ज़रूरत पड़ा हम इसको स्विच के थ्रू ऑन किया, फिर स्विच के थ्रू ऑफ किया। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है कि अगर किस प्रकार से ये जो पॉजिटिव साइड से आ रहा है और ये जो नेगेटिव साइड से आ रहा है, ये अगर ये शॉर्ट हो जाते हैं तो हमारा जो पूरा सर्किट है ये बर्नआउट हो सकते हैं, मतलब मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने के बाद करंट इस सर्किट में बहुत ज़्यादा फ्लो होंगे। वो डिपेंड करेगा I = VR, वोल्टेज कितना है इस सर्किट का, और इस सर्किट का जो शॉर्ट सर्किट होने के बाद रेजिस्टेंस कितना है। रेजिस्टेंस बहुत कम है तो करंट बहुत ज़्यादा होगा। ओके, रेजिस्टेंस कम है तो वोल्टेज जो है बहुत ज़्यादा हो, सॉरी करंट जो है बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इस पे हीट जनरेट होगा इस सर्किट में, और ये सर्किट एक टाइम पे मेल्ट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए, इससे हमारा प्रॉपर्टीज़ भी डैमेज हो सकते हैं, आग वगैरह लग सकता है, इसलिए इससे बचने के लिए और एक डिवाइस का इंट्रोड्यूस हुआ, वो है फ्यूज़। फ्यूज हमें प्रोटेक्शन देता है ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट से। ठीक है, शॉर्ट सर्किट वही है, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होते हैं तो उसको शॉर्ट सर्किट बोला जाता है। तो अभी ये जो देख पा रहे हैं आप, पावर सोर्स है, पावर सोर्स का पॉजिटिव से फ्यूज का एक एंड पे गया और फ्यूज से फिर निकला स्विच को गया, और स्विच से जो निकला वो लोड का एक एंड पे आया, लोड का दूसरा एंड से वायर के थ्रू फिर यहाँ पे पावर सोर्स को रिटर्न आ गया। तो इसमें अभी क्या होगा, अगर हमारा स्विच ऑन हुआ, मतलब ये अगर हम इसको स्विच को ऑन किया मतलब ये दोनों शॉर्ट हो जाते हैं, और जब ऑफ किया मतलब ये दोनों ओपन हो जाते हैं। तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो यहाँ पे ही रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारा लोड जो है वो ऑफ रहता है। जब हम स्विच को प्रेस करते हैं, यहाँ पे प्रेस किया तो ये दोनों टच हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन था ये आगे अभी कंटिन्यू जा सकता है और जाता भी है। अगर हमारा कभी शॉर्ट सर्किट होता है और बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होंगे, जिसकी वजह से ये पूरा सर्किट में हीट जनरेट होगा, लेकिन सर्किट में सबसे वीक जो पार्ट है ये फ्यूज है। फ्यूज का वायर बहुत पतला रहता है, जिसका कैलकुलेशन हम करते हैं कि कितना सर्किट में करंट होगा, उसके अकॉर्डिंग इसका थिकनेस तय किया जाता है कि फ्यूज जो है कितना एम्पियर्स का होगा। उससे अगर ज़्यादा करंट फ्लो होने लगा तो फिर ये खुद बर्नआउट हो जाएगा, मतलब मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को ओपन कर देगा। सर्किट ओपन होने के बाद फिर हमारा लोड जो था वो बंद हो जाएगा, हमको फिर से फ्यूज को रिप्लेस करना पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा कि शॉर्ट सर्किट किस रीजन से हुआ था, किस लिए फ्यूज गया। ओके, तो ये होता है पूरा काम। ये फ्यूज जो है ये हमारा जो प्रॉपर्टीज वगैरह था उसको डैमेज करने से बचाया, लेकिन यहाँ पे एक रिस्क ही अभी भी है। वो क्या है, वो अगर किसी इंसान ने इस लाइव वायर को या ये जो हाई वोल्टेज जो वोल्टेज पे है जो वायर, इसको अगर टच करता है तो इसे उसको शॉक लग सकता है। तो ये फ्यूज इससे सेफ्टी नहीं प्रोवाइड करता है, तो इसको फिर हम सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए हम RCCB वगैरह यूज करते हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज करते हैं ह्यूमन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। लेकिन फ्यूज जो है, MCB जो है, वो सिर्फ शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और ओवर करंट प्रोटेक्शन, मतलब ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। स्विच जो है हमारा सर्किट को ऑन और ऑफ करवाता है, कब ओपन करता है कब क्लोज करता है। क्लोज की वजह से ऑन होता है, ओपन की वजह से ऑफ हो जाता है, राइट। इस पे अभी जो सर्किट है ये अलग अलग प्रकार का हो सकते हैं, जो इसका सर्किट का जो कंडीशन है। सपोज हमारा स्विच हमने ऑफ कंडीशन में रखा है जो कि ओपन है, तो इसके वजह से ये लोड कभी ऑन नहीं हो पाएगा, या फ्यूज यहाँ से बर्न आउट हो गया है, जिसकी वजह से ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो इस केस में एक कंडीशन बनता है जिसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट, क्योंकि यहाँ पे अभी सर्किट ओपन है। इस केस में हमारा जो लोड है वो कभी चलेगा ही नहीं, तो इसको ओपन सर्किट बोला जाता है। क्लोज सर्किट, जब हमारा स्विच क्लोज है, यहाँ पे जो सर्किट में जो फ्यूज है ये भी ओके है, करंट फ्लो हो रहा है लोड के थ्रू, एकदम ओके सब चल रहे हैं, तो वो है क्लोज सर्किट। ठीक है, और शॉर्ट सर्किट जो है, शॉर्ट सर्किट ये है कि जो लोड है ये लोड के बिना हमारा जो पॉजिटिव है नेगेटिव के साथ जुड़ जाना, या फेज न्यूट्रल के साथ जुड़ जाना, या फेज डिफरेंट फेज से जुड़ जाना, जैसे कि रेड फेज येलो फेज के साथ जुड़ जाना, या वाई फेज येलो फेज ब्लू के साथ, या ब्लू रेड के साथ, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। इससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, जो लोड के बिना
शॉर्ट होते हैं, क्योंकि लोड के बिना मतलब लोड में कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसके वजह से वो करंट फ्लो एक लिमिटेड फ्लो होते हैं। लेकिन जब डायरेक्ट वायर शॉर्ट होते हैं, वायर का बहुत ही वेरी फ्यू ओम रेजिस्टेंस होता है, मतलब फ्यू ओम मतलब 0.11, इसका लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, इसका थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना इसका रेजिस्टेंस है। तो बहुत कम रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से करंट फ्लो जो है बहुत ज़्यादा होता है, और फिर हमारा जो फ्यूज है वो बर्न आउट हो जाता है। ये सब कुछ मिली सेकेंड से लेकर के कुछ सेकेंड तक ही होता है मैक्सिमम, उसके अंदर वो किसी ना किसी जगह से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, जो भी वीक पार्ट रहेगा वहीं से ब्रेक हो जाएगा, उसको शॉर्ट सर्किट बोला जाता है। और एक कंडीशन बनता है, उसको अर्थ लीकेज सर्किट बोलते हैं। जबकि मैंने यहाँ पे पावर सोर्स जो दिखाया है ये एक बैटरी का सिंबल दिखाया है, और यहाँ पे ये अर्थ के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है अभी इस केस में। अगर ये कोई एक एसी पावर सोर्स होता और इसका जो न्यूट्रल है उस पॉइंट को हमने ग्राउंड किया होता, ओके, मतलब अर्थिंग किया होता, तो ये एक चांस बनता है कि जो फेज है अगर कभी हमारा अर्थिंग के कांटेक्ट में आ जाता है तो उस केस में हम उसको अर्थ लीकेज बोलते हैं, जो कि होता भी है। जो हमारा एसी सर्किट है घर पे, तो यहाँ पे कभी कभी वायर निकल कर इधर वॉल को टच करते हैं या नीचे गिर जाते हैं, या फिर किसी बंदे ने इधर टच कर दिया, वो किस पे खड़ा है, अर्थ के ऊपर खड़ा है, तो उस केस में भी अर्थ मतलब जो करंट है वो लाइव वायर से अर्थिंग की तरफ फ्लो होता है। वो एक शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढता है, तो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं, सारे पाथ तो फॉलो करता है वैसे। अगर हमने यहाँ पे टच कर रहे हैं तो ये जाएगा ग्राउंड को, और ग्राउंड ऑलरेडी हमने यहाँ पे न्यूट्रल में जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के पास न्यूट्रल जो है अर्थिंग के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अर्थिंग के ऊपर खड़ा है और यहाँ पे टच कर दिया गलती से लाइव वायर को, और ये ऑलरेडी अर्थ के साथ है। अर्थ जो है मतलब हमारा धरती जो है ये एक कंडक्टर का जैसा काम करता है, तो इसके वजह से कुछ करंट यहाँ से ऐसे फ्लो हो जाते हैं और हमें शॉक लगता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम अर्थ लीकेज बोलते हैं। वैसा ज़रूरी नहीं कि हम इंसान ही इसको टच करें, ये कभी कभी इंसुलेशन वीक होने की वजह से भी लीकेज होता है, और कभी कभी डायरेक्ट कांटेक्ट भी हो जाता है अर्थ के साथ, ये सारा कंडीशन होता है। तो इसलिए इसको हमने चार ये में डिवाइड किया है: क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, अर्थ लीकेज सर्किट। और जो क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट को कुछ सब टाइप है, जैसे कि एक सीरीज है, ये सीरीज कनेक्शन हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, और मिक्स भी हो सकता है, मतलब कॉम्प्लेक्स सर्किट भी हो सकता है। सीरीज जो है नॉर्मली हम जो दिवाली वगैरह में जो लाइट छोटा छोटा लाइट लगाते हैं वो सब सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि वो एक वॉल का जो वोल्टेज है, कितना वोल्टेज है वो हैंडल कर सकता है, ऑपरेटिंग वोल्टेज उसका वो है 2-3 वोल्ट इस टाइप का, लेकिन हम उसको 230 वोल्ट 240 वोल्ट पे चला है, तो उसके लिए हमको बहुत सारा कुछ सीरीज करके हम उतना वोल्टेज पे उसको चला सकते हैं। ठीक है, और पैरेलल जो हमारे घर पे जितने लोड होते हैं ये सारे पैरेलल पे होते हैं, जैसे कि हमारा लाइट हो गया, फैन हो गया, सारे के लोड हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और मिक्स मतलब ये सीरीज और पैरेलल का मिक्स भी हो सकता है, लेकिन हम ये सीरीज, पैरेलल, मिक्स ये सारे अलग एक सेपरेट वीडियो रहेगा, वहाँ पे समझेंगे सीरीज कैसा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पैरेलल क्या है, मिक्स क्या है, ये सारा हम सेपरेट एक वीडियो में समझेंगे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे जो हमारा वोल्टेज है या करंट है वो कितने प्रकार का होते हैं। ये बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक डीसी और एक है एसी। डीसी जो है डायरेक्ट करंट, एसी जो है अल्टरनेटिंग करंट। इसका नाम से जैसे पता चल रहा है इनका काम भी वैसा ही है, डीसी फ्लो इन वन कांस्टेंट डायरेक्शन। देखो ये एक प्योर डीसी का वेव फॉर्म है, मतलब ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस जो है ये हमारा टाइम बता रहा है, और ये जो एक्सिस है ये हमारा सपोज वोल्टेज बता रहा है, वोल्टेज या करंट दोनों में से कौन सा भी हो सकता है, तो हमने इधर वोल्टेज ले लिया। तो ये यहाँ से जो क्रॉस सेक्शन है ये हो गया 0, और ऊपर जाएगा तो होगा क्या प्लस, और नीचे जाएगा तो होगा माइनस। तो डीसी जो है, डीसी करंट जो है वो देखो यहाँ पे पॉजिटिव में है, और बाय द टाइम ये वैसे ही पॉजिटिव में ही है, और ये कंटिन्यूसली पॉजिटिव में ही रहेगा। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन है ये हमेशा पॉजिटिव में है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है मतलब ये
इसका वोल्टेज कितना है ये हमेशा फिक्स ही होता है। जरूरी नहीं है फिक्स भी है, कुछ केसेस में ये फ्लक्चुएट भी करता है, लेकिन जरूरी ये है कि ये नेगेटिव में कभी नहीं जाता है, ये पॉजिटिव में हमेशा रहता है। ठीक है, जो प्योर डीसी होते हैं वो इस टाइप का होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट रहता है और इसका डायरेक्शन जो है वो भी कांस्टेंट, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे जितना वोल्टेज है यहाँ पे भी उतना है, वहाँ पे भी इतना है, हर टाइम पे वो उतना ही होता है, तो इसलिए इसको डीसी बोला जाता है। ठीक है, और एसी में क्या होता है, एसी में थोड़ा सा डिफरेंस है ये कि ये पीरियडिकली चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे अभी अगर जीरो इसको मान के चले, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज है, यहाँ से और थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे मैक्सिमम हुआ, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे ये थोड़ा थोड़ा उसी पॉजिटिव वोल्टेज में कम होते गया, और फिर एक टाइम आया जीरो हो गया, फिर नेगेटिव में धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर नेगेटिव में मैक्स हो गया, फिर नेगेटिव में धीरे धीरे कम हो गया, फिर ये जीरो पे आ गया, फिर ये ऐसे ऐसे कंटिन्यू बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, सॉरी, इस टाइप से आगे चलेगा, इसलिए इसको एसी बोला जाता है। ये कभी पॉजिटिव में है कभी नेगेटिव में है, ये इस टाइप से इसका डायरेक्शन चेंज करता रहता है बाय द टाइम। ठीक है, जो हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आता है वो एसी ही आता है, और डीसी जो है हमको बैटरी से मिलता है, सोलर सेल से मिलता है, डीसी जनरेटर से मिलता है। ठीक है, इस यहाँ से हम डीसी जनरेट कर सकते हैं, एसी जनरेट हम एसी अल्टरनेटर जो अल्टरनेटिंग जनरेटर होता है वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो इनका सिंबल ऐसा है, डीसी को इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन और डट 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 ऐसा दिखाया जाता है, और एसी को ऐसा स्ट्रेट लाइन के नीचे ऐसा एक वेव फॉर्म दिखाया जाता है एसी के लिए। ठीक है, और इसका जो मैंने जैसे बोला कि ये टिपिकल प्योर डीसी का वेव फॉर्म ऐसा है, टिपिकल प्योर एसी का वेव फॉर्म ऐसा है, लेकिन प्रैक्टिकली जहाँ जहाँ से हम सप्लाई रिसीव करते वैसा नहीं होता है। जैसे कि ये जो वेव फॉर्म दिख रहा है, ये वेव फॉर्म आपको थोड़ा थोड़ा रिपल भी दिख रहा है, ये एकदम स्ट्रेट नहीं, पॉजिटिव में है। ठीक है, ये बाय द टाइम ये पॉजिटिव में ही है, कभी नेगेटिव में नहीं गया है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे कम था, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे उसका बीच का है, यहाँ पे उसका बीच का है, इस प्रकार से। तो ये डीसी जनरेटर जो होता है ये इस प्रकार का देता है आउटपुट। डीसी जनरेटर एकदम फ्लैट नहीं देता है बैटरी की तरह। क्यों देता है? क्योंकि उसका डिजाइन ही उस तरह हुआ है, और इसको हम डिटेल्स में समझेंगे जब हम जनरेटर, डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो समझेंगे, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। और ये जो वेव फॉर्म आपको दिख रहा है इसको पल्सेटिंग डीसी बोला जाता है। ये भी पल्सेटिंग है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेट के करीब है, मतलब स्ट्रेट होने का आसपास ही है। और ये जो है ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा पल्स है, मतलब फुली ये एकदम जीरो से मैक्स पे जा रहा है, फिर जीरो पे आ रहा है, लेकिन नेगेटिव के कभी नहीं जा रहा है, इसलिए वो डीसी है। ये इस प्रकार का वेव फॉर्म हमको मिलता है अगर हमने एसी सप्लाई को रेक्टिफायर लगा के डीसी कराया और फिल्टर कैपेसिटर नहीं लगाया है, तो ये इस प्रकार का वेव फॉर्म आता है। ठीक है, लेकिन ये भी डीसी है। अल्टरनेटिंग करंट जो है, अल्टरनेटिंग करंट का वेव फॉर्म ये देखो, ये एक स्क्वायर वेव है, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट जितना था फुल वोल्टेज आया, फिर कुछ टाइम फुल वोल्टेज रहा, फिर डायरेक्ट नेगेटिव में चला गया, नेगेटिव में फुल, और इस प्रकार का ये जो स्क्वायर वेव है, ये जो एकदम सस्ता क्वालिटी का इन्वर्टर वगैरह होता है वो होता है, लेकिन ये शायद अभी चलता नहीं होगा। इसके वजह से हीट बहुत जनरेट होता है और हमिंग साउंड भी आता है, जो इस पे जो चलने वाला लोड है उसका लाइफ बहुत कम हो जाता है। ये क्यों होता है, जब हम जनरेटर वगैरह पढ़ेंगे उस टाइम में इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे उसके बारे में। और हम एक रिवीजन वीडियो भी रखेंगे, जिसे अभी तक जितना भी हमने बात किया है, और आगे एक दो वीडियो को कंक्लूड करके एक रिवीजन करेंगे, मतलब एक समरी बनाएंगे जो जो अभी तक डिस्कस किया है, और आगे जो एक दो वीडियो में जो बात करेंगे वो सबको। और एक्चुअल में जो अच्छे क्वालिटी का ये होते हैं इन्वर्टर होते हैं, घर पे जो इन्वर्टर होता है या इंडस्ट्री में, तो ये सारे PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज करके इसको बनाते हैं। लेकिन ये कभी भी प्योर एसी जैसा नहीं होता है, इसको सिमुलेटेड एसी बोला जाता है, मतलब एसी बनाने का कोशिश की जाता है, लेकिन ये एकदम प्योर एसी नहीं होता है। जैसे ये है अल्टरनेटर से आया है, वैसे अल्टरनेटर से ऐसे प्योर आता है क्योंकि उसका डिजाइन है वैसा, तो उसकी वजह से वो वैसा आएगा ही। ठीक है, वो हम जब एसी जनरेटर पढ़ेंगे उस टाइम पे समझ में आएगा। लेकिन इन्वर्टर जो है वो एक डिजिटल डिवाइस है, जो कि बैटरी का जो डीसी वोल्टेज था उसको ही वो स्विचिंग करके
एक सिमुलेटेड एसी बना रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पल्स का जो विड्थ है वो बहुत कम था, धीरे धीरे टाइम इधर बढ़ रहा है, मतलब ऑन टाइम बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इसका जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है वो बढ़ रहा है। और एक टाइम आया सबसे ज़्यादा हुआ, फिर ये उसका पल्स विड्थ ऑन का टाइम को कम करते गया, और इसकी वजह से इसका जो अप्रोक्सीमेशन एवरेज ऑन ऑफ का जो टाइमिंग है उसके हिसाब से इस पर डिपेंड करता है कि इस पर कितना वोल्टेज होगा। तो फिर ये धीरे धीरे कम होते होते जीरो हुआ, फिर हम नेगेटिवली स्विच कराया। ये हम इन्वर्टर का जब बात करेंगे, इन्वर्टर का एक डेडिकेटिव वीडियो बनाएंगे, उस पर ये हम बनाएंगे भी कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे डायरेक्शन चेंज किया जाता है, ये सारे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि इस प्रकार का होते हैं। और भी एक दो वेवफॉर्म टाइप का होते हैं, जैसे सॉटूथ वेव, बाकी भी होते हैं, लेकिन वो जनरली तो नहीं देखने में आता है, तो इसलिए मैंने सिर्फ इतना ही रखा है। और आशा करता हूँ कि आपको ये सारे समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ओम्स लॉ और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। ओम्स लॉ जो है मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में बात करने के लिए, लेकिन ये ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, और इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ओम्स लॉ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लॉ है, जिसको हम एक डेडिकेटिव वीडियो से समझेंगे ओम्स लॉ के बारे में, और उसका रिलेटेड जितना कैलकुलेशन आता है कुछ कैलकुलेशन हम करके ओम्स लॉ देखेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कुछ डाउट है कमेंट कर सकते हैं और दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।